2 साल हमने काम किया। 2018 में मुझे टीआरएस महाविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में एनएसयूआई ने मौका दिया। एबीवीपी सदैव से समझौते की राजनीति करता आया है। आपके सामने छात्रों को ले जाकर लड़ने का काम करेंगे, लेकिन जब ऊपर से फोन आ जाता है तो समझौते का काम करते हैं। सरकार की कमियां हैं। आज सबसे बड़ा विषय आपका पेपर लीक का मामला है। छात्रों का सबसे बड़ा, युवाओं का सबसे बड़ा विषय है आपका रोजगार। अभी कभी ऐसा समय भी आया कि घर से निकलने के लिए 20 रुपए नहीं होता है। इस बार जो 65% युवा है वो मन बना चुका है कि इस बार बदलाव तो निश्चित रूप से तय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वार्तालाप में, जहां हम बात करते हैं नेतृत्व की, विचारधारा की और उन लोगों की जो काम करते हैं नींव पर इस समाज के बदलाव के लिए। आज इसी कड़ी में हमारे साथ एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय जी उपस्थित हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो एक ऐसा चेहरा है जिसने छात्र राजनीति से लेके और एनएसयूआई की अध्यक्षता तक का चित्र बदल दिया है, जो चहेते हैं युवाओं के, छात्रों के, और आए दिन जो नए नए रिफॉर्म्स लेके आते रहते हैं छात्रों के लिए, चाहे वो एपीएसयू की बात हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी की बात हो या कॉलेज की बात हो, जहां हर छात्र हित के लिए खड़े हुए हैं हमारे पंकज उपाध्याय जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पंकज भैया आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। यूं तो बहुत सारे प्रश्न हैं आपसे जानने के लिए, बहुत कुछ है आपसे सीखने के लिए, क्योंकि आपकी इतनी कम उम्र है और आपने इतना कुछ पाया है इतनी कम उम्र में, तो ये हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। बहुत कुछ जानेंगे हम आज आपसे, पर मैं शुरू करता हूं कि कब से, आखिर क्या विचार थे कि आपने सोचा कि आपको एनएसयूआई ज्वाइन करना चाहिए, या छात्र राजनीति में आपने अपना रुख कब से बनाया? देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपने एक सवाल किया कि कब से आपने राजनीति में, छात्र राजनीति आपको अच्छी लगी। और मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हमारे यहाँ मॉडल स्कूल है सिविल लाइन, वहां पे मैं जब 11th का स्टूडेंट था, तब से मुझे इस चीज पर एक गहरी रुचि हो गई थी। और मैं पहले भी रैलियों में आया जाया करता था। मैं देखा करता था कि एनएसयूआई किस तरह छात्रों के हित के बात करती है और छात्रों के हित की लड़ाई कैसे लड़ता है। तो जब मैं इन सब चीजों को देखा तो मुझे वहां से प्रेरणा मिली कि मुझे छात्र राजनीति में जाना चाहिए। उसके बाद जब हमने 2016 में टीआरएस महाविद्यालय, हमारे यहाँ जो एक बड़ी कॉलेज जानी जाती है टीआरएस महाविद्यालय, उसमें हमने प्रवेश लिया। और प्रवेश लेने के बाद समझ में आया कि जो छात्र हैं वास्तव में अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। छात्रों को सही दिशा नहीं मिलती है। छात्र नो डाउट अपना काम करवा सकता है, लेकिन जब कोई भी शिक्षक उनको सही दिशा निर्देश नहीं देते वो भटकते रहते हैं। उनको जरूरत होती है एक जानकार व्यक्ति की। वहां पे एनएसयूआई जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को एक्टिव रखता है। और एनएसयूआई के जो भी पदाधिकारी हैं, जो छात्र नए आते हैं, नए प्रवेशित हैं, वो अपनी समस्याओं का निराकरण जब खुद नहीं कर पाते, एनएसयूआई उनके साथ जाती है और निराकरण कराती है। यही सब हमने देखा और मैंने एनएसयूआई से 2016 में जुड़कर छात्रों की समस्याओं के लिए अपना सफर शुरू किया। उसके बाद 2 साल हमने काम किया। 2018 में मुझे टीआरएस महाविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में एनएसयूआई ने मौका दिया। हमने वहां से अपना सफर एक महाविद्यालय का शुरू किया। छात्रों की समस्याओं को उठाना, प्राचार्य तक छात्रों के मुद्दों को ले जाना, लगातार ये सफर हमारा चलता रहा। उसके बाद फिर जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगा कि अच्छा कार्य हो रहा है और जमीन में एनएसयूआई काम कर रही है, छात्र जुड़ रहे हैं, तो फिर मुझे 2020-21 में जब लगातार अच्छा कार्य किया तो मुझे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और मैं लगातार छात्रों की हित की आवाज उठाता गया, जमीन पे काम करता गया। यूं तो मैं देखूं, आपने जैसा कहा कि 11वीं कक्षा में एक आम विद्यार्थी जो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी है, और वहां से यहाँ तक के सफर में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत क्या रहा? कौन सी ऐसी चीज रही जिसने प्रेरित कर दिया कि नहीं, मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस प्रकार से आज की सरकारें हैं, आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो छात्र युवा परेशान है। चाहे आपके महंगाई के विषय हो, चाहे बेरोजगारी के विषय हो, इनके विषयों को कैसे हम उठाएं, कैसे इनके विषयों को हम पहुंचाएं। तो जब छात्र लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, नहीं जाना चाहिए, मैं पूछता हूं, सरकार से भी मेरा एक ही सवाल रहता है हमेशा कि कोई भी छात्र जब पढ़ रहा है
तो पटवारी जैसे घोटाले हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपके नीट जैसे परीक्षाओं में घोटाले हो जाते हैं। तो विषय ये रहा कि हम राजनीति क्यों ना करें, हमारे परीक्षाओं में राजनीति हो जाती है। तो जब इन जैसे विषयों पर राजनीति हो सकती है, पेपर जैसे विषयों पर राजनीति हो सकती है, तो मुझे ऐसा प्रेरणा मिला कि मुझे राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के हित को उठाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हमें आगे आना होगा किसी न किसी को। आपको लगता है कि एनएसयूआई आपको बराबर मौका देता है उन समस्याओं को हल करने का? बिल्कुल मुझे मौका देता है। एनएसयूआई एक ऐसा छात्र संगठन है, आपको हम बताना चाहेंगे, एनएसयूआई कभी भी किसी भी प्रकार से समझौते की राजनीति नहीं करता। अगर वास्तव में छात्र युवा परेशान है तो उस विषय को हम मुखरता से उठा सकते हैं, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं होता हमारे ऊपर। निश्चित रूप से हम जो भी प्राचार्य महोदय से हो, चाहे कलेक्टर मैडम से हो, चाहे एसपी महोदय से हो, जो भी छात्रों के विषय आते हैं, यहां तक कि सीएम लेवल तक हम लोग इस मुद्दे को, राष्ट्रीय लेवल तक मुद्दे को उठाते हैं और छात्रों की जो भी समस्याएं होती हैं निराकरण होते हैं। और रही बात एनएसयूआई ने आपको मौका, तो एनएसयूआई ने मुझे वो मौका दिया है। मैं एक चुरमारी गांव से निकला था छात्र, और आज मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हूं और मैं एक जिले का नेतृत्व कर रहा हूं छात्र युवाओं का। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मुझे एनएसयूआई ने इतना बड़ा मौका दिया। आज ये मेरी व्यक्तिगत पहचान नहीं है, एनएसयूआई ने एक मौका दिया और मैंने उसको भुनाने का कार्य किया, बस यही मेरी पहचान है। अच्छा, यहाँ पे दो प्रश्न है मेरे, बहुत इंटरेस्ट है मेरा भी इस विषय में कि एक चीज ये है कि इंटरनली कहीं ना कहीं ऐसा लोगों की मानसिकता है और लोग ऐसा समझते हैं कि एनएसयूआई एक विंग की तरह काम करती है कांग्रेस के लिए और एबीवीपी एक विंग की तरह काम करती है भाजपा के लिए। तो क्या ये सच है? मतलब आपको इंटरनली सपोर्ट मिलता है ऐसे नेतृत्व से जो सत्ता में है या विपक्ष में है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एनएसयूआई निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा पर काम करती है, सच्चाई है, लेकिन उनका महत्वपूर्ण विषय होता है कि छात्र हित का निराकरण कैसे हो, छात्रों की समस्याएं जो होती हैं उनका हम निराकरण किस प्रकार से कर पाए। कांग्रेस भाजपा बाद में, लेकिन एनएसयूआई छात्र हित के लिए काम करता है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, हमारे जीतू पटवारी जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी हैं, तो हमें ये जो वहां से निर्देश मिलता है, ये यही मिलता है कि आप समझौते की राजनीति नहीं करेंगे। एबीवीपी सदैव से समझौते की राजनीति करते आया है, आपके सामने छात्रों को ले जाकर लड़ने का काम करेंगे, लेकिन जब ऊपर से फोन आ जाता है तो समझौते का काम करते हैं। लेकिन एनएसयूआई में कभी भी ऊपर से फोन नहीं आता। आप तो फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे मौके तो मिलते रहते होंगे, एबीवीपी वाले भी कई मित्र होंगे, तो आपको एनएसयूआई कैसे बेहतर लगता है एबीवीपी? देखिए, बिल्कुल मेरे मित्र हैं, एबीवीपी के बहुत सारे लोग मित्र हैं हमारे, लेकिन एनएसयूआई मुझे बेहतर इसलिए लगता है कि एनएसयूआई वास्तव में छात्रों के हित की बात को रखता है मुखरता से, वो डरता नहीं है, वो झुकता नहीं है, उसके कोई ऊपर वाले फोन नहीं लगाते कि भैया आपको ये मुद्दा नहीं उठाना, ये हमारे बीच के लोग हैं। निश्चित रूप से अगर छात्र परेशान है तो हमें लड़ जाना है, जेल जाने तक की। आपने अभी देखा, हमने 10 दिन पहले विश्वविद्यालय का भी घेराव किया, संबल मेधावी जैसी योजनाओं को वहां पे रोका गया था। तो हमारी लड़ाई है, छात्र नहीं परेशान होना चाहिए। अगर छात्र परेशान है तो हम लड़ेंगे, किसी प्रकार का समझौता हम नहीं कर सकते, इसलिए एनएसयूआई मुझे एबीवीपी से बेहतर लगती है। अच्छा, हमारे इस क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, आपको क्या लगता है युवाओं को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं क्या है? मुझे एक चीज और लगती है कि हमारे यहाँ का युवा, हमारे यहाँ की जो शिक्षण संस्थान है वो अभी इतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ की युवा को शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंदौर जाना पड़ रहा है, भोपाल जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, जबकि लगभग आजादी के बाद से ही हमारे पास विश्वविद्यालय है, हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, और फिर भी हमारे उसी मेडिकल कॉलेज के दाखिले के लिए हमारे यहाँ के बच्चों को इंदौर, भोपाल, दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो आपको और कौन सी प्रमुख समस्याएं लगती हैं इसमें? देखिए, सरकार की ये कमियां हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के युवा जो हैं दिल्ली जैसे या कि कोटा जैसे शहर में जा रहे हैं, जो बहुत प्रदूषित भी हैं, अभी जी, की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है, रहने लायक नहीं है। जी बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि ये सरकार की कमियां हैं। अगर हमारे प्रदेश और देश के युवा दूसरे देशों और उसमें प्रवेश कर रहे हैं और पलायन करते जा रहे हैं लगातार, तो निश्चित रूप से सरकार की कमियां हैं। आज सबसे बड़ा विषय आपका पेपर लीक का मामला है, छात्रों का सबसे बड़ा, युवाओं का सबसे बड़ा विषय है आपका रोजगार और महंगाई। जब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले छात्र क्या होता था, जब कॉलेज पढ़ते थे तो कॉलेजों में छात्र जो होते थे, जैसे 12वीं पास करके आए, कॉलेज में आए, तो वो पूरा फाइनल ईयर तक कॉलेज जाते थे, पढ़ते थे। लेकिन आज महंगाई इस कदर बढ़ गई है, इस कदर बढ़ गई है कि छात्र जो है वो 12वीं पास करते ही बेचारा कहीं ना कहीं 5,000 की नौकरी ढूंढ रहा है, बिल्कुल, कहीं दुकानों में काम कर रहा है, कहीं साड़ियों की दुकान में काम कर रहा है। तो ये सरकार की कमियां हैं। देखिए,
पहले ये भी एक होता था कि घर में एक व्यक्ति कमाता था तो पूरा घर बैठ के खाता था, लेकिन आज का नियम ये है, आज का जो सरकार ने बना दिया है, तो उसका नियम ये बन गया है कि जब हर व्यक्ति कमाएगा तभी हर व्यक्ति खाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं इसलिए युवा तो मजबूर है ही। हम देखते हैं हमारे समाज में आए दिन एक तरह से ताना कसते हैं लोग, जैसे एमबीए चाय वाला, तो कोई एमबीए की डिग्री करके चाय वाला बनने के लिए मजबूर है, कोई बीटेक चाय वाला है, कोई इंजीनियरिंग सब्जी वाला है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं युवाओं में ये समस्याएं हैं। अभी तक आपके सफर में सबसे कठिन समय क्या रहा? कौन सी ऐसी समस्या थी जो आपको थोड़ा जटिल लगा कि हाँ ये अब लगता है कि हाथ से निकल जाएगा, ये नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं छात्र राजनीति से जब से जुड़ा तो कई कई दिन ऐसे आते हैं, हम भी सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, कभी कभी ऐसा समय भी आया कि घर से निकलने के लिए 20 रुपए नहीं होता है जेब में, ऐसे समय आया है। फिर मन में आता है कि यार सब कुछ छोड़ो, कहाँ परेशान है, लेकिन ईश्वर कहाँ से हमको वो मनोबल देता है और कहाँ से हमें इस चीज को लड़ने की क्षमता देता है कि भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं और हम उसी तरह फिर से मुखरता से अपनी आवाज उठाते हैं और छात्रों के मुद्दों को बात करते हैं, लगातार युवाओं की बात करते हैं, जो युवाओं के रोजगार की बातें हैं, महंगाई की बात करते हैं हम, जो महंगाई लगातार बढ़ रही। हमारे प्रधानमंत्री जी आपने देखा है, आज तक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता की मन की, छात्रों की मन की, युवाओं के मन की बात कभी नहीं सुनना चाहते। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आपके अब तक के सफर में सबसे सफल कौन सा काम आपको लगता है आपने किया है? देखिए, हमने अपने कार्यकाल में जो हमको छात्र राजनीति में जब से हमने प्रवेश किया, तब से हमने सफल काम सबसे बड़ा ये किया कि जब भी छात्र परेशान हुए, जब भी युवा परेशान हुए, तो हम उन युवाओं की लड़ाई लड़ी। अभी आपको एक सफलता का वो बता देते हैं, मैंने विश्वविद्यालय का घेराव किया 10-15 दिन पहले, आप लोगों ने देखा भी है। वहां पे संबल मेधावी की शुल्क रुकी हुई थी 3 वर्षों से, हेल्प डेस्क सेंटर नहीं था, हेल्पलाइन नंबर नहीं था, जबकि 10-12 जिलों से संबंधित विश्वविद्यालय। जब हमने उस लड़ाई को लड़ा और बड़ा विश्वविद्यालय घेराव किया, यहां तक कि लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस वाटर कैनन तक चले छात्रों के ऊपर, लेकिन जब हमने इस लड़ाई को लड़ा तो विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा और घेराव के 24 घंटे बाद लोगों की, जो छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप आने लगी, उनकी संबल मेधावी चालू हो गया, जो भी वहां दलाली करते थे शिक्षक वो सतर्क हो गए। तो मेरी सबसे बड़ी जीत यही हुई कि छात्र जो है मुझे फोन लगा के जब बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मेरा कार्य हो गया, तो यही मुझे सफलता लगती है कि मैंने ये सफलता हासिल कर ली। आपके लिए संगठन और एकता का असली मतलब क्या है? देखिए, हमारे संगठन का मतलब हम ये मानते हैं कि जो सबको एकजुट लेकर चल सके, जो सभी जो छात्र हैं उनको सबको एक उसमें बना के रख पाए और किसी प्रकार से छात्रों के या कि जो हमारी टीम है उस पर मतभेद ना हो, मतलब सबको लेके चलने का ही हम मानते हैं कि संगठन है। जी। इसमें बहुत सारा सफर आपने देखा, जैसे शीर्ष नेतृत्व से भी कभी मिलने का अवसर मिलता है आप लोगों को? जी बिल्कुल, हमको मिलता है। हमें एनएसयूआई ने बहुत सारे, चाहे बड़े मंच हों वहां पे हमको बोलने का मिला, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी आए हों, चाहे प्रियंका गांधी जी आई हों, चाहे हमारे नेता जीतू पटवारी जी आए हों, चाहे कमलनाथ जी आए हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हों, जब भी वरिष्ठ नेता आते हैं हमें मंच में जगह मिलती है, हमें बोलने के लिए मिलता है वहां। इससे बड़ा हमें प्लेटफॉर्म क्या चाहिए? हमें निश्चित रूप से जब हम शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं तो हमारा मनोबल जो है वो और बढ़ता है और उनके जाने के बाद जो मुझे ऊर्जा मिलती है, मैं और तेजी से कार्य करता हूं और जमीन में काम करना मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भोपाल दिल्ली जाते हैं तो वहां भी आपसे मिलने का अवसर मिलता है? जैसे एनएसयूआई के आप जिलाध्यक्ष हैं, तो कुछ ऐसा है कि मतलब हाँ जिलाध्यक्ष जी आए हैं आपसे मिलने के लिए? जी बिल्कुल, हम जब भी जाते हैं तो हमें शीर्ष नेतृत्व जिस हिसाब से मुझे जिला पदाधिकारी बनाए हुए हैं, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, जब भी मैं जाता हूँ और अपना नाम लिख के भेजता हूँ तो मुझे बुलावा आता है, मैं निश्चित रूप से मिलता हूँ, अपने साथियों को भी लेके जाता हूँ, मिलाता हूँ, वो भी बहुत खुश होते हैं। और जब कोई शीर्ष नेतृत्व आपके कंधे में हाथ रख देता है तो वो जो आपका सीना होता है वो और चौड़ा होता है और काम करने में और मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ आपको? जी, भारत जोड़ो यात्रा हमारे यहाँ चली थी, आपने देखा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जमीन में संघर्ष किया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लगातार जमीन में चले। निश्चित रूप से हमने उनके साथ मध्य प्रदेश में 19 दिन की यात्रा रही, तो मैंने 14 दिन की यात्रा रही, जितने भी दिन मध्य प्रदेश में रही, तो हमने उनके साथ कंटिन्यू चला, हमें मिलने का भी मौका मिला। और निश्चित रूप से उनको देखकर मुझे ये लगा कि जो व्यक्ति के पास सब कुछ है वो बैठ के ऐश की जिंदगी जी सकते हैं। अगर वो व्यक्ति लड़ सकते हैं तो हम तो फिर भी सामान्य परिवार से हैं, तो हमें तो निश्चित रूप से बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे आजकल बहुत सारी चीजें देखते हैं कि नेताजी के बालक हैं वो नेताजी बनेंगे, या जिसके पास बहुत बैकअप है, पैसा है,
इकोनॉमिकल बैकअप है वो अच्छा कर रहा है राजनीति में, तो एक आम आदमी के लिए, एक आम घर से निकले हुए व्यक्ति के लिए एनएसयूआई किस प्रकार से मौका देती है, कैसे ये दूसरों से अलग है? आपको लगता है कि आज भी एनएसयूआई छात्र राजनीति हो या राजनीति में ईमानदारी और विश्वास बचा हुआ है? देखिए, एनएसयूआई में निश्चित रूप से ईमानदारी और विश्वास बचा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण मुझे आप ले लीजिए। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से हूं। आज भी आप हमारे गांव चले जाइए तो रहने के लिए एकदम से, मतलब जिस तरह लोगों के बंगला होते हैं और घर होते हैं, मेरे पास आज भी उस तरह नहीं है। आज भी मैं उसी तरह सामान्य परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरे बब्बा जी घर में रहते हैं, वो पटवारी रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस परिवार से मैं आता हूं, तो मुझे खुद आप रख के देखिए, मुझे दूसरे का एग्जाम्पल नहीं दूंगा कि जब मुझ जैसे छात्र को, मुझ जैसे युवा को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, और रीवा जिले जो संभाग का एक बड़ा वो जाना जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो हाँ। मुझे उस जिले का नेतृत्व करने का दिया गया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए किस प्रकार से ईमानदारी बची हुई है। और रही बात, आपने अभी कहा कि नेता के पुत्र, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो काम करेगा, जो अपने आप को दिखाएगा कि काम कर रहा हूं, यहाँ पे जमीन में काम करने वालों की पूछ है। और निश्चित रूप से हम जमीन में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे वो पसंद है कि मैं छात्रों की हित की लड़ाई लड़ूं, मैं युवाओं के हित की लड़ाई लड़ूं। मेरे से कोई भी छात्र अगर परेशान है तो मेरे से जितनी मदद हो सके, अगर 2 बजे रात भी आपके पास फोन आता है तो आपको वहां पे उपस्थित होना चाहिए, जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं अगर उनके पास जाता हूं, यही है कि वो मेरे पास एनी टाइम खड़े होते हैं। और मैं, यही कारण है मेरी टीम आज मजबूत है और मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूं। अच्छा, आप कई तरह के लोगों से मिलते रहते हैं, युवाओं से मिलते हैं, वृद्ध जनों से मिलते हैं, तो युवाओं को लेके कैसे इसमें आप रुचि बनाते हैं कि एनएसयूआई के साथ मिलकर काम करना चाहिए, या छात्र संगठन के महत्व के बारे में आप उन्हें कैसे प्रेरित कर पाते हैं? मुझे मैं फील्ड में रहता हूं तो मुझे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल। मुझे हमारे बराबरी के छात्र युवा भी हैं, उनसे भी मुलाकात होते हैं, हमारे बड़े भाइयों से भी मुलाकात होते हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक चीज बताऊं, मैं जिस प्रकार से मैं जमीन में काम करना पसंद करता हूं, आपको बताया, तो जब मुझे जो भी मिलते हैं तो मुझे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो छात्र युवा मिलते हैं हमसे, वो ये कहते हैं कि भैया आप जिस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं, मुझे अगर आप बुलाएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपकी लड़ाई में आऊंगा। मेरा भी यही कहना होता है कि आपको, जब मैं किसी भी छात्र से जब मिलता हूं तो मैं यही कहता हूं कि मेरी जो भी जहां मदद लगे आप एक बार फोन करना। मैं इतना बड़ा इंसान तो नहीं हूं, पर मैं इतने बड़े परिवार से भी नहीं हूं, पर आप जब भी कोई मदद मांगोगे हमसे, जितना भी मेरे पास क्षमता है, तो चाहे आपकी लड़ाई की बात होगी, चाहे आपके हक की लड़ाई की बात होगी, कहीं भी बात होगी, तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रखने का हौसला रखता हूं। बहुत सारे युवा हैं जिनकी अलग अलग समस्या होती है। वो तो एक चीज है ही। जीतू पटवारी जी पे आते हैं, आपने अभी उनका नाम लिया था, वो आपको अपना छोटा भाई मानते हैं, जी, ऐसा जी, कई बार वो कह भी देते हैं कि पंकज छोटा भाई है मेरा। जी जी। तो उनसे कैसा आपका अभी बढ़िया? देखिए, मुझे बहुत अच्छी चीज ये लगती है कि जीतू पटवारी जी भी हमारे नेता हैं, और हमारे नेता एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की राजनीति से निकल के आए हैं। तो जब उनको हम लोग देखते हैं कि आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हमें भी वो लगता है कि हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। भाई, वो भी एक सामान्य परिवार से आते हैं जीतू पटवारी जी। तो जब उनको हम देखते हैं और उनकी जो ऊर्जा है वो हम लोगों के काम आती है, जिस प्रकार से वो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि जीतू पटवारी जी आपको फील्ड में ना दिखे। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो जनता की लड़ाई हो गई, किसान की लड़ाई हो गई, और छात्रों की लड़ाई हो गई, युवाओं की लड़ाई हो गई। जिस प्रकार से सड़कों में लड़ते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, और उनको हम देख कर ये काम करते हैं जिस प्रकार से हम यहाँ नेतृत्व करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सिंधिया जी पे कोई बात नहीं करना चाहता। इससे पहले वो आपके कांग्रेस पे थे, अभी वो बीजेपी के मंत्री हैं, वहां कार्यरत हैं, तो उनका भी कुछ ऐसा कि आप लोग के साथ रहा हो, या किस प्रकार से उन्होंने, एक युवा थे जो आपकी पार्टी से चले गए, एक कहीं ना कहीं एक झटका लगा एनएसयूआई को भी, कांग्रेस को भी, तो अभी उन पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अभी इतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन आपसे एक बात जरूर मैं बोलूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा था कि जब बात किसानों का वादा नहीं पूरा होगा, छात्रों युवाओं की वादा पूरा नहीं होगा, तो मैं सड़क में उतरूंगा। लेकिन सड़क में उतरना मेरे ये नहीं समझ में आया कि भाजपा का पट्टा पहन के ही सड़क में कैसे उतरा जा सकता है। आप बताइए, इतने साल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को गए हुए, कहीं आपने सड़क में देखा क्या? नहीं नहीं। कहीं भी वो किसी भी किसानों के मुद्दों को लेकर बात किया क्या? जब इन प्रकार के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जनता के साथ छलावा किया है, जनता ने कांग्रेस को सत्ता में बैठाया था, उनको 5 साल बैठना चाहिए था सत्ता में, और कांग्रेस के साथ मिलकर
जो किसान युवाओं की, छात्रों की समस्याएं थी उनका निराकरण करना चाहिए था, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया डर गए और अपनी जमीन बचाने और अपनी विरासत बचाने के लिए वो भाजपा में शामिल हुए। ये निश्चित रूप से हम सबको ठेस पहुंची। हम उन्हें अपना नेता मानते थे, हम उन्हें एक बहुत सारे युवा हैं जो उन्हें अपने प्रेरणा का बिल्कुल मानते थे, मैं भी बोल रहा हूं मानता था, लेकिन उनके इस जो उन्होंने ये किया, इससे हम लोग बहुत हताश हुए। लेकिन आज भी जिस प्रकार से हमें फिर कांग्रेस ने फिर से खड़ा किया और आए और जीतू पटवारी जी आए उसी प्रकार से, तो हमें अच्छा लगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, उनको अच्छा लगा कि वहां उनका सही से बन सकता है, जम सकता है, वो चले गए। हो सकता है सड़क में कभी ना कभी दिखे। नहीं, 2004 से लगातार ही भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की बन नहीं पा रही। आपको लगता है आने वाले पंचवर्षीय में कहीं संभावना है कांग्रेस की सरकार बनने? देखिए, निश्चित रूप से आज नहीं तो कांग्रेस की सरकार कल आएगी। आने वाला जो समय है, जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी जमीन में काम करने का कार्य कर रहे हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, सबकी आवाज को जिस प्रकार से मुखरता से उठा रहे हैं और जिस प्रकार से जनता का सहयोग मिल रहा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। आपने भी देखा है कि इस प्रकार युवा छात्र परेशान हुए थे पेपर लीक से, सब कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वोट गई तो गई कहां। ये क्या करते हैं, आप ये बताइए, आचार संहिता जब लग जाती है तो क्या कोई भी सरकारी पैसा बांटने का सरकार को अधिकार होता है? नहीं होता। लेकिन इन्होंने जनता को लुभाने का काम किया, इन्होंने लाडली बहना के नाम पर वोट खरीदने का काम किया। आचार संहिता लगने के बाद भी इन्होंने लाडली बहनाओं को पैसा दिया। इन्होंने कहा था कि हम 3,000 देंगे, 200 रुपए बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। जब तक दोबारा चुनाव आएगा तो हो सकता है 3,000 तक पहुंचे। तो ये जनता का, जो जनता से ठगने का काम किया। शिवराज मामा जी ने वादा किया और जिन्होंने वादा किया वही चले गए, तो वादा निभाएगा कौन? तो मामा जी तो चले गए, बचे मोहन यादव जी, तो वो तो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो कोई वादे का मतलब ही नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि वो अभी भी पर्ची की राजनीति, वो असली चेहरा नहीं है? बिल्कुल। जो जनता ने वोट दिया था वो शिवराज सिंह जी के नाम पे दिया था, उनके वादे पे किया था। लेकिन जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री पर्ची से निकले तो जनता खुद स्तब्ध रह गई। और इसका आने वाला जो परिणाम है अभी 2027-28 में जो विधानसभा चुनाव होगा, ये आपको देखने को मिलेगा कि इस बार कांग्रेस आने वाली बिल्कुल है। निश्चित रूप से। इस बार जो 65% युवा है, वो मन बना चुका है कि इस बार बदलाव तो निश्चित रूप से तय है कि अब कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस जमीनी स्तर से काम कर रही है, बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम कर रही है। बहुत बढ़िया। छात्र राजनीति करते हुए पंकज भैया, कौन सी ऐसी प्रमुख चुनौतियां होती हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारे युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, चाहे वो एपीबीवी के माध्यम से आना चाहते हो, चाहे एनएसयूआई के माध्यम से आना चाहते हो। छात्र राजनीति एक बड़ा मंच बनता जा रहा है आने वाले भावी भविष्य में राजनीति करने के लिए। तो आपको यहाँ क्या लगता है, कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां रहती हैं करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं, जो बीजेपी है, छात्र राजनीति को खत्म करने का पूरा जो श्रेय है, जो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव बंद करा देना। क्यों बंद करा देना? क्योंकि जब पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आएगा नहीं तो सवाल कौन करेगा? तो सवाल ना कोई करे, इसलिए छात्र संघ चुनाव ही बंद करा दिया गया। 2014-15 से चुनाव नहीं हुए छात्र संघ। जब छात्र संघ चुनाव नहीं होता तो कोई अच्छा नेतृत्व निकल के नहीं आता। तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना। छात्रों की समस्याओं का निराकरण आप कैसे करा सकते हैं? आप छात्र प्रतिनिधि नहीं है। जब आप छात्र प्रतिनिधि होते हैं तो छात्रों की समस्याओं को लेकर आप लड़ सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बीजेपी के जो संगठन है वो हम लोगों को जेल जैसी स्थिति निर्मित करते हैं और डराने का काम करते हैं। दूसरी, आपको हमें लाठीचार्ज से डराया जाता है, हमें गिरफ्तारी के नाम पर डराया जाता है, हमारे ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं। आज भी हमारे ऊपर 10 से 15 धाराएं लगी हुई हैं। अभी विश्वविद्यालय का हमने घेराव किया, उसमें पे लगा। हमने डिप्टी सीएम जी का घेराव किया था नीट नर्सिंग घोटाले के मामले को लेकर कि स्वास्थ्य मंत्री, इनको तो बयान देना चाहिए, लेकिन डिप्टी सीएम जी के मुंह से आवाज नहीं निकली। तो जब हमने घेराव किया तो हमारे ऊपर बलवा जैसे धाराएं लगी। हमने अभी जमानत करवाई है 2 महीने पहले ही। 16-17 छात्र छात्राओं के ऊपर मुकदमा लगा। तो मुकदमे के नाम पर डराने का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों के पास जो छात्रों का जन समूह है वो इनको रोक नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी जो है डराने का काम कर सकती है, लेकिन हमें डराने का काम ये नहीं कर पाएंगे। ये नॉर्मल लोगों को डरा के बीजेपी का पट्टा पहनाकर काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? आप ये बताइए, मैं क्यों डरूं? मैं सामान्य परिवार से हूं। आप हमारे कौन सी जमीन ले लोगे, कौन सी हमारी बंगला ले लोगे, बिल्डिंग ले लोगे, कौन सी हमारी फैक्ट्री चलती? हम सामान्य परिवार से लोग हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक अच्छा छात्र नेता बनने के लिए क्या जरूरी गुण होने चाहिए किसी भी व्यक्ति में? जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को भावी समय में देखना चाहता हो कि मुझे छात्र राजनीति में आना है,
तो क्या कौन से ऐसे गुण हैं, कुछ क्वालिटीज हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए इस क्षेत्र में आने के लिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप जिस पद पे हैं, यहाँ आपको आपके गांव, घर, कस्बे की सीमाओं को लांघ कर आना होता है, जाति, मत, संप्रदाय से ऊपर उठ के आना होता है और समाज के लिए कार्य करना होता है। तो यहाँ कौन सी प्रमुख क्वालिटीज हैं जो किसी व्यक्ति में होनी चाहिए? देखिए, छात्र राजनीति करने के लिए आप सबसे पहले एक संवाद, हम्म, जो संवाद होता है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका व्यवहार, जिस प्रकार का आपका व्यवहार होगा उस प्रकार से आपको सामने वाले से भी व्यवहार मिलेगा। दूसरा, आपका संवाद, जब आप छात्रों से जुड़ेंगे अच्छे से, तो जब उनसे जुड़ जाएंगे तो वो आपको अपनी समस्याओं को अवगत कराएंगे। जब वो अपनी समस्याओं को अवगत कराएंगे तो आप उनकी समस्याओं को निराकरण करने का काम कर सकते हैं। जब आप छात्र राजनीति में आते हैं तो आपको एक अच्छा छात्र नेता बनने के लिए सबसे पहले आपको जब संवाद अच्छा होगा, आपके संस्कार अच्छे होंगे, और संस्कार अच्छे होंगे तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा छात्र नेता बन सकते हैं। और आवाज बुलंद, जो छात्रों की आवाज है उनको बुलंद करने का काम सबसे बड़ा छात्र हित के लिए जरूरी है। सबको लेकर एकजुट साथ में होकर चलने के लिए एक अच्छा छात्र नेता बनना जरूरी होता है। वो आपको तभी स्वीकार करेंगे छात्र और युवा, जब आप उनकी आवाज को मुखरता से ऊपर तक उठाने का काम करेंगे, तभी आप एक अच्छा छात्र नेता बन सकते हैं। आपका संवाद अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए, और सीधा बात करने का आपको वो होना चाहिए छात्रों से। अच्छा, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष होने का दबदबा रहता है, जैसे कलेक्टर ऑफिस जाना हो, डीएसपी ऑफिस जाना हो, तो मतलब एक अलग सा रुतबा रहता है कि नहीं? देखिए, पद में लेना एक बड़ी बात होती है। पद में हूं तो उसका मुझे अलग रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन पद होने के बाद भी और ना होने के बाद भी आप तभी काम कर सकते हैं और तभी आप मुखरता से अपनी आवाज रख सकते हैं जब आपके साथ जन समूह और छात्रों का एक, युवाओं का एक जन समूह आपके साथ चलेगा, तो आपको दबदबा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें दबदबा की जरूरत ही नहीं है। आपसे मैं बताऊं, मुझे दबदबा की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे अपनी काम करवाना आता है। मैं सत्ता पक्ष से लड़ने का तरीका जानता हूं, मुझे लड़ने में मजा आता है। मैं जब से, आपसे बता दूं, जब से मैं जानने लायक हूं तो विपक्ष की भूमिका में रहा हूं, तो मुझे जो है लड़ने में अलग आनंद आता है। और मुझे जब से जिम्मेदारी मिली है जिला अध्यक्ष पद की, तो मैं, आपने देखा होगा कि मैं आपको लड़ते ही दिखाऊं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आपको लड़ते ही दिखूंगा। मुझे ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, और जो छात्रों की मुखरता से आवाज उठाने वाली है, मैं इनको उठाने का काम करता हूं। और दबदबा की रही बात, तो दबदबा हमें जरूरत नहीं है। छात्र हमारे साथ जब खड़े होते हैं तो हमारा दबदबा ऑलरेडी रहता है, और उनका काम बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि संगठन में ताकत है। और संगठन जिस प्रकार से खड़ा होता है जब एक उसमें, तो सब अपने आप, प्रशासन भी झुकता है, सरकारें भी झुकती हैं। अभी आपको मैं एक तो सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। एलएलबी की मान्यता रद्द हो गई थी विश्वविद्यालय, एक जन समूह निकला छात्रों का, हजारों छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए, 34 लाख रुपए शुल्क बकाया थी, जिसकी वजह से मान्यता रद्द हो गई थी। लेकिन जब हमने उस आवाज को उठाया, मैंने कुलपति महोदय जी को रात 9 बजे तक जाने नहीं दिया विश्वविद्यालय से। जब हम बैठे रहे लगातार 1000 छात्र, तो विश्वविद्यालय प्रशासन झुका, और उनकी तानाशाही जो थी वो झुकी, और उनकी मान्यता की 34 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर जमा की गई। और छात्रों ने उस पर मुझे आभार भी जताया। मुझे अच्छा लगा। मुझे यही एनएसयूआई की देन है, और यही मुझे अच्छा लगता है काम करने में। उनकी आवाजों को उठाना, उनका कार्य करवाना ही मेरी प्राथमिकता है। एक आम घर से निकला हुआ छात्र पंकज उपाध्याय, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, आज रीवा में एनएसयूआई के पद पर है, जिला अध्यक्ष पर है। आज से पंकज उपाध्याय जी अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? आज से 10 साल बाद अपना भविष्य आप कहाँ देखते हैं? देखिए, भविष्य की बात तो मैं नहीं कह सकता, भविष्य मेरा क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जिस प्रकार से एनएसयूआई ने मुझे एक आम कार्यकर्ता को एक जिला इकाई की नेतृत्व करने का काम दिया है, ये मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं जिस गांव से आया था और जिस जगह में आया था, तो मैं कभी ये सोच के नहीं आया था कि मैं इस जगह जाऊंगा और पूरे रीवा जिले के छात्र छात्राओं का नेतृत्व करूंगा, और मैं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पद पर विराजमान हूं। और मुझे जिस प्रकार से एनएसयूआई ने मौका दिया, मैं सदैव आभारी रहूंगा। ये पंकज उपाध्याय की पहचान नहीं है, ये एनएसयूआई का झंडा है, जो मुझे आज रीवा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में अगर छात्र युवा मुझे जानते हैं तो ये एनएसयूआई की देन है। और इसमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि एनएसयूआई ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दिया। आपका बहुत बहुत आभार। निश्चित ही यह वीडियो उन दर्शकों के लिए जो
राजनीति में रुचि रखते हैं या आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए लाभकारी होगा। पंकज जी ने अपने जीवन की परम चुनौतियां, अपना संघर्ष और अपनी असल कमाई के बारे में हमें बताया। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के वार्तालाप के कार्यक्रम में बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ओम प्रकाश त्रिपाठी, कैमरामैन प्रतीक द्विवेदी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।